हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र। इस चैप्टर से बनने वाले उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। अब हम लोग लोकतंत्र के शासन प्रणाली के गुणों को देखेंगे। पहला गुण है जनमत पर आधारित शासन। यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा गुण समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी जाती है। तीसरा गुण व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है। सभी व्यक्ति गरिमा के साथ जीते हैं। उन्हें है दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वे किसी जाति, धर्म, रंग, भाषा, पेशा आदि के हो। चौथा गुण यह टकरावों को टालने संभलने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं, जिससे गलतियों को सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। इससे टकराव भी टल जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा जनता के हाथों में। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजतंत्र पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर किसके हाथों में होती है? तो इसका आंसर होगा राजतंत्र पद्धति की सरकार में शासन की बागडोर राजाओं के हाथों में होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा जिसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा जिसमें जनता शासन में भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। भारत के शासन व्यवस्था में भी अप्रत्यक्ष पद और प्रत्यक्ष पद होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अच्छी तरह से जानने के लिए एक उदाहरण को देखते हैं। बच्चों, जो आपके मोबाइल स्क्रीन में जो इमेज दिख रहा है उसे पहचानिए, यह कौन है? यह हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो बच्चों, अब आप दूसरे इमेज को देखिए और पता कीजिए यह कौन है। यह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो बच्चों, अब आप तीसरे इमेज को देखिए, यह व्यक्ति कौन है? तो यह व्यक्ति हमारे झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी हैं। बच्चों,
अब आप इन पदों को ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यह पद क्या है? यह पद एक अप्रत्यक्ष पद होती है जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है। अब आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि अप्रत्यक्ष पद किसे कहते हैं। वे पद जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती है उन्हें अप्रत्यक्ष पद कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से प्रत्यक्ष पद को जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों उस उदाहरण को देखते हैं। अब इन्हें देखिए, इन्हें तो सब बच्चे जानते ही होंगे। यह हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप इन्हें पहचानिए। यह हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। अब आप इन पदों को ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत सारे पद होते हैं जैसे विधायक, मुखिया। यह सभी पद प्रत्यक्ष पद कहलाता है क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी होती है। तो अब आप लोग प्रत्यक्ष पद के बारे में विस्तार से जान गए होंगे। वे पद जिसमें जनता की भागीदारी होती है उन्हें प्रत्यक्ष पद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में सरकार का चयन किस प्रकार होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा लोकतंत्र में सरकार का चयन प्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रत्यक्ष रूप मतलब यहाँ के जनता उसे चुनती है वोट देकर, जिसमें जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चुनाव करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो जो इमेज दिख रही है उसमें कुछ प्रतिनिधि खड़े हैं और उसका चुनाव जनता कर रही है। तो जनता जिसकी चुनाव करती है वह पद प्रत्यक्ष पद कहलाती है। और जिस देश में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा की जाती है उन देशों को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड भी एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ भी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जिस प्रकार हम लोग के भारत में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और भारत को भी लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतंत्र है। यह और भी सफल हो सकता है यदि शिक्षा का समुचित प्रसार एवं आम जनता के बीच इसकी महानता की जागृति पैदा की जाए। जनता की जागरूकता के विकास से ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। कार्यों में प्रगति भी इसी पर निर्भर करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत कब एक स्वतंत्र देश बना था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बना था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत कब एक गणतंत्र देश बना था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र देश बना था, जिस दिन हम लोग का संविधान लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, मताधिकार किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा देश के नागरिकों को अपने मत से अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है जो देश के नागरिकों को दिया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा किसी निश्चित आयु सीमा वाले व्यक्तियों को बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, रंग भेदभाव के अपना मत देने की अनुमति को ही सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन,
समानता के लिए किन्हीं 3 कानूनी प्रावधानों को लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा समानता के लिए 3 कानूनी प्रावधान हैं, जैसे पहला, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसका अर्थ यह है कि देश के सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह साधारण मजदूर हो या फिर कोई अधिकारी। दूसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान तथा बाजार आदि में जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक कुओं एवं सड़कों का उपयोग कर सकता है। तीसरा, अदृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वर्तमान में यह प्रथा कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसका लगभग पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, महिला समीक्षा योजना कब से लागू हुई? तो इस सवाल का सही जवाब होगा महिला समीक्षा योजना 1989 ईस्वी को लागू हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, महिला समीक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा महिला समीक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक कल्याण के बारे में शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और उनकी मदद करना और उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति एवं पोषण की स्थिति को सुधारना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निर्देश से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत पूरे भारत में कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय के निर्देश से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत पूरे भारत में 2001 ईस्वी से शुरू हुई थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना किस प्रकार जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों में विभिन्न वर्गों और जातियों के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा खाना खाने से समानता की भावना को विकसित करती है और जाति पाति के भेदभाव को दूर करती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मौजूद अफ्रीकी मूल के लोगों को क्या कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अमेरिका में मौजूद अफ्रीकी मूल के लोगों को अफ्रीकी अमेरिकन कहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, नागरिक अधिकार आंदोलन के नायक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब होगा नागरिक अधिकार आंदोलन के नायक डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अमेरिका का गांधी के नाम से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को माना जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब लागू की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कानून 1964 ईस्वी को लागू की गई थी। इसी तरह के अच्छे प्रश्न देखने के लिए और
नोट्स प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस चैनल में जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।